ओके जी, वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। आज हम प्रोपोर्शन के हवाले से पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रेशियो के हवाले से देखा था कि रेशियो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब रेशियो से अगर फर्दर एक्सटेंड टर्म क्या है, प्रोपोर्शन है। कैसे? अगर हम दो रेशियोज की इक्वालिटी लेते हैं, अगर दो रेशियोज को लेते हैं तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन बन जाती है। और ये हम बात पहले निहायत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि रेशियोज के लिए इक्वल या सेम क्वांटिटी होना या सेम यूनिट होना बहुत लाजिम है। ठीक है। अच्छा, अब जब भी आपने प्रोपोर्शन की में आपके पास, अगर मैं उसकी बात करूं, प्रोपोर्शन की टर्म्स की बात करूं, इसमें चार टर्म्स होती हैं। ए रेशो बी और सी रेशो डी, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो दरमियान में जो साइन आ जाता है, जो चार नुक्ते बनाते हैं, इसको हम प्रोपोर्शन बोलते होते हैं। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है सॉरी मैम, वो कि जी एक्चुअली जी, मेरा इंटरनेट एक्सेस खत्म हो गई थी, इसलिए मैं अभी दोबारा ज्वाइन किया मैंने। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अब हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिए। अगर कोई और क्यूरी हुआ तो मुझसे लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। ओके, ठीक है ना। प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे कि प्रोपोर्शन क्या है। हमारे पास इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज है। जब दो रेशियोज को हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, प्रोपोर्शन बन जाती होती है। प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे पास ये फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब आपके पास, वेट एक सेकेंड, ओके, हाँ जी, फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब मीन्स क्या टर्म्स होती हैं, जो दरमियान वाली होती हैं, जैसे बी सी है, ये आपके पास क्या है, मीन की टर्म है। और जो एंड टर्म्स हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। ठीक है। अब एक क्विक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। उसने क्वेश्चन दिया है 8:12 प्रोपोर्शन 6:x। आपने यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल इज दैट, आपने जो आखिरी वाले उनको मल्टीप्लाई करना है और अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आपने आखिर वालों को करूंगी तो 8x बन जाएगा, अंदर वालों को करूंगी तो क्या बन जाएगा, 72। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। ठीक है। ये तो सिंपल हमने प्रोपोर्शन का देखा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ। अब इनकी कुछ टाइप्स होती है प्रोपोर्शन की, और ये वन मैम, ये पेपर के बीच में लिए। जो जी जी, बीच में जो चार डॉट्स आए हैं, ये इसकी पहचान प्रोपोर्शन की ये होती है। हाँ जी हाँ जी, आपने वो नेट की वजह से तुम चले गए थे। हाँ जी, जो दरमियान में चार जो सिग्नल्स ये जो आए हुए ना, ये वाले डॉट्स, ये प्रोपोर्शन की पहचान है आपके पास। ठीक है। इस अब ये लिखे, चार डॉट की फॉर्म में भी लिख के दे सकता है और इसको वो इक्वल की फॉर्म में भी लिख के दे सकता है, तो भी ये प्रोपोर्शन ही होता है। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। दो रेशियो की जो इक्वालिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। क्लियर? ओके। अब आप हमें ये तो निकालना आ गया कि प्रोपोर्शन में को निकालते कैसे हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं जो कि वो अक्सर वन पेपर में या सीएसएस के में, जिस तरह आपका लोगों का एमपीटी आना है, उसमें भी वो दे सकता है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। वो पूछ सकता है फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखिए, फोर्थ टोटल कितनी टर्म्स हैं, चार टर्म्स थी, ए बी सी डी। अब फोर्थ जो लास्ट में जो मालूम करनी है उसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहेंगे। लेट्स सपोज उसने आपको दिया व्हाट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1 3 एंड 4। तो जो आपके पास लास्ट टर्म होगी 1:3 प्रोपोर्शन 4, लास्ट वाली को आप x कह देंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर सॉल्व किया। एंड वाले को सॉल्व कर लेंगे और मिड वाले को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपने लास्ट वन को कोई भी अननोन कंसीडर कर लेंगे। गॉट दैट? ओके, जी ठीक। नेक्स्ट देखिए। अगर कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, और मतलब उसमें दौरान बेशक मुझे मैसेज पे बता दिया करें कि ओके क्लियर। इफ यू पीपल हैव एनी क्यूरी देन रेज योर हैंड, मैं फिर आपको बात कंप्लीट करके मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगी। ओके। नेक्स्ट में है
फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, उसके बाद आता है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में वो कहता है आपके पास 4 रेशियोज हैं, जो सी है उसको कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसने कहा थर्ड प्रोपोर्शनल निकालें 36 और 12 का। अब देखिए, आपके पास जब थर्ड प्रोपोर्शनल की बात की, इसका मतलब है कि उसमें फैक्टर डी होगा, एक्चुअली वो नहीं होता। उसको लिखेंगे कैसे? लिख लेना है और थर्ड वन आपके पास एक्स बन जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या किया, 2 नंबर वो देगा आपको, तो तीसरा तो आपने मालूम करना है। तो जो सेकंड नंबर है उसको आपने डबल लिखना है, 2 दफा लिख देना है, और थर्ड वन को आपने एक्सपोज कर लेना है। सिमिलर वही तरीका एंड वालों को कर लेंगे और मिड वालों को कर लेंगे आप। ये क्या बन जाएगा, 36x इज इक्वल टू 144। x की वैल्यू यहां से निकालेंगे आप 4। गॉट इट? समझ आ गई थर्ड प्रोपोर्शनल की? इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मीन प्रोपोर्शनल। अक्सर बच्चे थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल में गलती करते होते हैं। वो गलती क्यों करते हैं? देखें, मीन प्रोपोर्शनल में अगर आप याद करें, शुरू मैंने आपको बताया जब हम पढ़ रहे थे प्रोपोर्शन, मैंने क्या कहा था आपको कि जो मिड वाली टर्म्स होती हैं उसको हम मीन कहते हैं। ठीक है, अब इस मीन प्रोपोर्शनल में भी वो आपको 2 ही वैल्यूज देगा, थर्ड में भी वो आपको 2 ही वैल्यूज देगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, थर्ड में आपने जो सेकंड वैल्यू उसको डबल रिपीट किया था। मीन प्रोपोर्शनल में ये जो आपको वो वैल्यूज दे रहा है वो एक्चुअली आपको एक्सट्रीम्स की दे रहा है, और मिड वाली आपने लेट कर देनी है। समझ आ गई बात की कि मीन में आपने मिड में लेट करना है, मिड में एक्स एक्स डाल दोगे, और थर्ड में आपने लास्ट में एक्स डाला था। अब इसको मल्टीप्लाई वैसे ही कर लेंगे, एंड वाले कर लेंगे और दोनों आपस में कर लेंगे। एक्स एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, 9 4 36। दोनों साइड पे आप क्या ले लोगे, अंडर रूट, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। मीन थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? जी जी मैम, आ रही है, क्लियर। ओके, क्लियर हो गया, आगे चलूं? इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जब आप करवाने लगी हूँ, ये भी एग्जामिनर के बड़े ही फेवरेट रहते हैं। वो कैसे फेवरेट रहते हैं, अभी पिछले जो ADFIS के पेपर्स भी हुए हैं, अभी दोबारा आप पास पेपर्स का भी एनालिसिस
मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम, अब आ रही है। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मुझे खुद भी पता नहीं चला और मैं बोलती जा रही हूँ। ओके, चलें। बात मैं ये कर रही थी आपसे कि प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कॉन्टिन्यूटी प्रोपोर्शंस के, ये अक्सर पेपर में बहुत दफा आते हैं, चाहे वो वन पेपर है चाहे वो सीएसएस के हवाले से बात है। कॉन्टिन्यूटी प्रोपोर्शन में दो बातें होती हैं आपके पास। एक ये होती है कि उसके ऊपर या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है या इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ ये दोनों प्रोपोर्शंस क्या होती हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं if 150 shirts can be stitched on 6 sewing machines in a day, how many machines are required to stitch 225 shirts? आपने देखना है कौन सी दो चीजें वो पूछ रहा है, किन दो चीजों की वैल्यूज हैं, मतलब कौन सा कंपैरिजन कर रहे हैं। अब यहाँ नजर आ रहा है वो शर्ट्स की बात कर रहे हैं और मशीन्स की बात कर रहे हैं। सिंपल पहले क्वेश्चन से लेके चलते हैं। उसने कहा 150 शर्ट्स हैं, कितनी स्विंग मशीन हैं? 6 सिलाई मशीनें हैं। हाउ मेनी मशीन, कितनी मशीन होंगी, वहां आप एक्स डाल दोगे कि वो 225 शर्ट स्टिच कर दें। अब यहाँ बात सुनिएगा, आपने जब भी जो मर्जी हो, डायरेक्ट हो इनवर्स, जो मर्जी आपका फिल वक्त हो, आपने पहले जो फाइंड आउट करना है ना, जहां आपका वेरिएबल है वहां आप एरो डाल दो। ठीक है, जहां एक्स है वहां से आपने एरो स्टार्ट कर देना है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, जो मर्जी करें आप। क्लियर यहां तक बात? क्योंकि इन क्वेश्चंस में एरोस का बहुत बड़ा रोल है। आपने करना क्या है, आई एम रिपीटिंग अगेन, जो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, जहां पे एक्स होगा वहां से आपने एरो स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आप देखें कि अब वो क्वेश्चन में देखना है कि प्रोपोर्शन की कौन सी टाइप बन रही है। देखो, उसने कहा 150 जो शर्ट्स हैं वो 6 मशीन पे सिलाई हो रही है। ठीक है, अब देखो शर्ट ज्यादा हो गई है, 225 हो गई है, तो उसके लिए ज्यादा मशीनें चाहिए होंगी कि कम? शर्ट ज्यादा हो गई हैं तो हमें मशीनें भी ज्यादा चाहिए होंगी। बिल्कुल ठीक, समझ आ गई ना? हाँ जी, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। अब आपने आंखें बंद करके जो आपने पहले एरो लगाया था ना, जो पहले एरो लगाया था, बिल्कुल उसी तर्ज में आपने दूसरा एरो लगा देना है, अगर डायरेक्ट होगा तो। एरो की गेम समझ आ गई है? इन क्वेश्चंस में आपने ये जो लिखना है ये, और जो एरोज हैं इनकी सारी गेम है, बाकी ये क्वेश्चन हलवा है। अब इसका लिखने का तरीका क्या होता है, जहां से ये एरो का हेड शुरू हो रहा है ना, वहां से आपने लिखना शुरू करना है। टेल कह लें, हेड, जो भी कह लें इसको आप। एक्स, हाँ काशिफ मेंशन कर दें तो आपके लिए आसानी है, क्योंकि आपकी गलती नहीं होगी। इस एक एरो ना लगाने की वजह से ना बच्चे हमेशा गलती कर जाते हैं इन सिंपल क्वेश्चंस में। अब देखिए, जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है ना, वहां से आपने लिखना शुरू करना है। x by 6 इज इक्वल टू 225 by 150। 6 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व कर दो, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 9। समझ आ गई? एरो गेम समझ में आ गई? लिखना any confusion in it? क्लियर है बच्चों? ओके, अच्छा, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। उसमें कह रहे हैं if 40 workers do a work in 35 days। अब आपको नजर आ गया दो चीजें हैं, एक तो वर्कर है और एक क्या है,
डेज हैं, 40 वर्कर्स हैं और 35 डेज हैं आपके। In how many days will the same work be done by increasing 10 more workers? How many days कहते हैं कितने दिन और लगेंगे सेम वर्क के by increasing 10 more workers. अब बताओ पहले 40 वर्कर्स थे, 10 मोर वर्कर्स हैं, उसने कहा इंक्रीजिंग 10 मोर वर्कर्स, तो अब कितने वर्कर्स बन जाएंगे 50. गॉट इट? वो अक्सर इस तरह क्वेश्चन में ना जो प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है उसमें वो ये आपके साथ गेम कर लेता होता है कि 10 मोर वर्कर्स इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, ये इस तरह स्टेटमेंट्स आपने देखनी है कि उसने आपको कोई ट्विस्ट तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब जहां कहीं आपके पास वर्कर्स के डेज का वर्कर के साथ या डेज का आप कह लें फूड के साथ जब भी रिलेशन आना है ना, आंखें बंद करके समझ लो वो तो इनवर्स रिलेशन ही होना है। फिर भी हम देख लेते हैं, जैसे मैंने पहले समझाया आपको, जहां आपके पास जो मालूम करना है वहां से पहले एरो लगा दो, आंखें बंद करके एरो लगा दो ऊपर की तरफ, जहां से एक्स आपका लिखा हुआ है ना वहां से एरो शुरू करके। अब देखें, उसने कहा 40 वर्कर्स थे, 35 डेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्कर्स 50 हो गए हैं, तो उनको दिन कम लगेंगे ज्यादा लगेंगे? अगर मैं एक असाइनमेंट देती हूँ कि जी आप एक बच्चे ने असाइनमेंट करनी है, उसको दिन लगेंगे ज्यादा। मैं कहती हूँ कि आप 4 बच्चे ये असाइनमेंट कर लें, तो आप क्या करें, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो आप लोगों को टाइम कम लगेगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। जब आपको मैंने अभी बता दिया कि आपने देखना है जो इनवर्स रिलेशन है अगर आपके पास, तो यहाँ अगर एरो ऊपर की तरफ था तो यहाँ एरो आपका नीचे की तरफ कर, ठीक है। इसको लिख लेंगे, क्या बनेगा x/35, जहां से एरो शुरू होता है वहीं से लिखते हैं। अब यहाँ एरो ऊपर से शुरू हो रहा है तो कहाँ कैसे लिखेंगे, 40/50। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? 1400 आंसर आता है इसका? नहीं अदीला, 1400 तो नहीं आता, ये तो 28 आता है। आपके सामने कटिंग होके आ गया फौरन। ओके ओके बच्चे, मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सीएसएस 2019 में भी दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आपको। उसमें उसने क्या कहा, a group of 50 men can construct 20 किलोमीटर रोड in 40 days। यहाँ तो हमें 3 चीजें लग रही हैं, आगे पढ़ें। How long will 70 men take to complete same length of road? देखिए अब आगे उसने आपको जो लेंथ यहाँ उसने सेम कह दी, इसका मतलब मैं ये वाला फैक्टर अपना मिसिंग कर सकती हूँ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम लेंथ है। अगर तो लेंथ सेम ना होती ना तो फिर तो मुझे लेंथ का भी फैक्टर लेना पड़ता, ठीक है। अब आपके पास अगेन क्या बन गया, मैन बन गया और डेज बन गए। 50 मैन है, 40 डेज है। हाउ लॉन्ग मतलब हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है, आपने एक्स मालूम करना है, कितने मैन हो गए हैं, 70 मैन हो गए हैं। अब आंखें बंद करके मैन और डेज, अगेन वही बात, कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर? अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास ज्यादा प्रोपोर्शन है, ज्यादा का डिफरेंस है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily, men है, days हैं और hours हैं, in how many days 45 men will repair the same road by working 7 hours daily? देखिए अब क्या हो गया, एक तरफ आपका क्या आ गया, मैन आ गया,
एक सेकेंड। मेरा, हाँ जी, एक तरफ आपका आ गया, मैन आ गया, दूसरी तरफ अब आपका क्या है, आवर्स है, और एक तरफ आपका क्या है, डेज है। अब एक और यहाँ काम की बात सुने, आपने करना क्या है, जो मालूम करना है ना, देखो यहाँ से क्या कहा था, हाउ मेनी डेज, मैंने डेज मालूम करना है। जो आपने मालूम करना है, कोशिश करो उसको एक्सट्रीम पे रखो, या शुरू में रख लो या उसको आखिर में रख लो, ठीक है। ये एक छोटी सी हिंट है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना जरा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। उसने कहा 30 मैन है, 6 आवर्स लग रहे हैं, 56 डेज है, ठीक है। हाउ मेनी डेज, एक्स, कितने मैन है, 45 मैन है, और कितने आवर्स हैं, 7 आवर्स हैं। अगेन पहला वही बात, पहले तो आप यहाँ एरो लगा दें आंखें बंद करके, ठीक है। अब आपने करना क्या है, मैन पे रख लें आप हाथ, आपने अब डेज का आवर्स के साथ रिलेशन निकालो, ठीक है। मैन का आवर के साथ निकालें, कैसे, उसने कहा अगर आपके पास 56 डेज हैं और 6 घंटे हैं, 56 डेज हैं और आपके पास 6 घंटे हैं। अब उसने कहा कि 7 घंटे हैं, तो दिन उनको ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे, बताएं मुझे जल्दी से। अगर दिन बढ़ जाए, अगर घंटे बढ़ जाएंगे तो दिन कम लगेंगे ना, वेरी गुड। इसका मतलब है कि आवर और डेज का कौन सा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन। तो आप इसके ऑपोजिट एरो लगा दोगे ऐसे, ओके। एक हो गया कंफर्म। अब आप डेज और मैन का रिलेशन देखो। अब आप आवर्स भूल जाओ, आप समझो दरमियान में कुछ भी नहीं है। अब देखिए मैन और डेज का, अगेन ये बात पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी मैन और डेज का आया तो आपका रिलेशन कौन सा होना है, इनवर्स रिलेशन होना है। फिर भी देख लीजिए आप, अगर 30 डेज, अगर 30 मैन है, 56 डेज में काम करते हैं, बंदे ज्यादा हो गए हैं, तो उनको डेज कम लगेंगे, वेरी गुड। इसका मतलब है ये भी कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब इसको लिख लें। अब लिखने का तरीका क्या है, जो एंड पे है, जहां जो आपने मालूम करना है, उसको पहले लिखो एस बाय 56 इक्वल, आवर्स लिख लो, ऊपर से शुरू हो रहा है 6/7 मल्टीप्लाई बाय 30/45, ठीक है। एंड पे मैंने क्यों लिखवाया था आपको, ताकि जो आपने मालूम करना वो आपका एक साइड पे आ जाए, आपको लंबी सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत ना पड़े। आगे समझ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा x, जो कि बन जाएगा, सॉल्व कर लें इसको इंटू 56, 5 6 30 और 9 ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 1 3 2 8 2 16 16 2 32, 32 आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। प्रोपोर्शन का वो जब भी आपको, चाहे वो आपको 4 दे चाहे वो आपको 3 दे, हिंट यही है कि आपने 1/1 जो मालूम करना है, सबका 1/1 रिलेशन मालूम करना है, किसका किससे क्या बन रहा है, जो रिलेशन बनता जा रहा है उसको आपने एरोज लगाते जाने, क्लियर। प्रोपोर्शन में कोई कंफ्यूजन बच्चों,
मरियम और अदीला, बच्चे आप लोगों को कंफ्यूजन अगर है तो माइक ऑन करके पूछ लें। अदीला, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा, वाई मैन का नीचे देखो ना, ये देखें, डेज और मैन है ना, डेज और मैन का कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि डेज और मैन का हमेशा आपका इनवर्स रिलेशन होता है। अगर देखो 30 बंदे 56 डेज में काम कर रहे हैं तो बंदे ज्यादा हो गए, 45 हो गए हैं, तो उनको कम दिन लगेंगे, ज्यादा दिन लगेंगे? उनको कम दिन लगेंगे ना। इसका मतलब है कि वो उन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो आपका अगर ये एरो ऊपर है तो दूसरा एरो आपने नीचे लगाना है ना उसका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इससे थोड़ा मिलता जुलता ही है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन। अब पार्टनरशिप के क्वेश्चन अक्सर आप देखते हैं जितने भी हैं, जी फलान ने फलान से पार्टनरशिप कर ली, इतने पार्टनरशिप की, इतना उसको नुकसान हो गया, इतना लॉस हो गया। तो पार्टनरशिप में क्वेश्चन होते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, जी काशिश, रेशियो प्रोपोर्शन में फर्क अगर मैं ये कहूँ तो ये दोनों इंटरलिंक टर्म्स हैं, ठीक है। रेशियो की स्टैंडर्ड फॉर्म में आगे प्रोपोर्शन आ जाता है। कंबाइंड हम रेशियो प्रोपोर्शन को एक ही लेते होते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। होता क्या है कि जैसे मैं अभी आपको प्रोपोर्शन आगे दूंगी ना, आपको आइडिया होगा कि ये इंटरलिंक टर्म्स है। अभी हमने प्रोपोर्शन को क्या कहा, दो रेशियोज की इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शन कहते होते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशियोज की प्रोपोर्शन। अब देखो जैसे मैंने अपने निकाला इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, उसमें मतलब प्रोपोर्शन ले रहे हैं ना, मैन की डेज की ली, दो चीजों की आपस की ली हमने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी। बेफिक्र नहीं, वो आपसे थ्योरेटिकल ये नहीं पूछेगा, और अगर पूछ भी ले तो आप सिंपली कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशियो की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप दो इक्वालिटी ले रहे हैं, दो रेशियोज की। और रेशियो हमें पता है क्या है, जो दो चीजों का कंपैरिजन है, दो सेम चीजों का कंपैरिजन है। गॉट इट? ओके, पार्टनरशिप के क्वेश्चन देखते हैं। आपके सीएसएस के पास पेपर्स में भी उसने दिए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस वो अभी बार बार मैं ये बात इसलिए रिपीट करती हूँ, बच्चे आपको नहीं पता कि वो एमपीटी में या वन पेपर में वो आपको क्या दे। बार बार मैं इसी चीज से फोर्स करती हूँ कि तमाम कॉन्सेप्ट बेसिक मैथ्स के क्लियर करें, चाहे वो 1-2 करें, लेकिन ओवरऑल सारा क्लियर करते जाएं। यू नेवर नो कि वो क्वेश्चन आपको कहाँ से उठा के दे दे। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में क्या होता है कि देखिए, अब मुझे भी पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ दो बंदों ने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अब उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि कितनी इन्वेस्टमेंट की, अमाउंट क्या है, मनी कह लो। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, कितने अरसे के लिए की, टाइम क्या है, मनी कितनी दी और कितने टाइम के लिए दी। इस पर डिपेंड करता है कि जो आपको प्रॉफिट होने या शेयर जो लॉस होने, वो दोनों में उस लिहाज से डिफाइन होने। दो बंदे कर रही है, तीन कर रही है या चार कर रही है, आपने उन तमाम में क्या देखना है, एक तो ये देखना है कितनी मनी दी और कितने अरसे के लिए दी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी लिख दी है आपको, M1T1 मतलब पहले बंदे की कितनी अमाउंट है, उसका टाइम कितना है, दूसरे बंदे की अमाउंट कितनी है, तीसरे बंदे की कितनी है। जितनी मर्जी बंदे हों, जितनी मर्जी हो, आपने मनी देखनी है और उनका टाइम देखना है। क्वेश्चन करके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन देखें, तमाम को करने का एक ही तरीका रखना, मैं बार बार कह रही हूँ,
एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन लेके चलेंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब आपके तो मल्टीपल तरीकों से आगे क्वेश्चन आते भी हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं आमना एंड मरियम स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 30,000 40,000 रिस्पेक्टिवली इन 1 ईयर। उसने खुद कह दिया दोनों ने कितने साल की 1 साल की। इसका मतलब है ओके फाइन, कोई टाइम डिफरेंस नहीं है। टाइम डिफरेंस मतलब है कि दोनों का कोई फर्क नहीं है। At the end of year, they earned a profit of rupees 8,400. कौन दो बंदे थे? आमिना थी और कौन थे? मरियम थी। उन दो बंदों को ले लो आप। आमना ने भी की 30,000 की, मरियम ने भी की 40,000 की। दोनों ने 1 ईयर का किया। आप 12 से मल्टीप्लाई करें ना करें बात बराबर है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं ना। क्योंकि अगर आप 12 लिख भी दें, आई एम जस्ट टेलिंग, तो कटिंग भी हो जाती है आपकी। इसलिए अगर आपका टाइम फ्रेम सेम है ना, बेशक मत लिखिए। बात समझ आ गई है? लिख भी लें तो भी मुजायका नहीं है, लेकिन आपने टाइम फ्रेम देखना है कि उसने क्या कलेक्टिव टाइम फ्रेम दिया है कि इंडिविजुअल टाइम फ्रेम दिया हुआ है। अब आपके पास क्या है, कटिंग कर लें इसको। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। जितने बंदे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी रेशोज ले लो, उनकी इन्वेस्टमेंट लिखो नीचे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कटिंग कर दें। कितना आ जाएगा? 3:4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी तमाम में सेम है, आपने इनका सम ऑफ रेशो ले लेना है। कितना आ गया? 7। टोटल प्रॉफिट उसने आपको कितना दिया हुआ था? प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, जो प्रॉफिट उसने दिया हुआ है 8,400 वो आप। उसके बाद देख लेना कि वो आपसे क्या दोनों का शेयर पूछे या किसी एक का पूछ रहे हैं। बाज़ औक़ात वो एमसीक्यूज में आपसे किसी एक का पूछते हैं तो डायरेक्टली आप उसी का ले लो। अगर आपने दोनों का पूछा तो दोनों का निकाल दो। यहाँ उसने कहा शेयर ऑफ ईच वन। आमिना का शेयर निकालना है आपने। देखो आमना की कितनी था शेयर? 3 था। टोटल कितने हिस्से थे? 7 हिस्से मल्टीप्लाई बाय 8,400। आमना का शेयर 3 जो रेशो निकाली हुई थी सिंपलेस्ट, आमना शेयर डिवाइड बाय टोटल रेशियो इनटू टोटल प्रॉफिट। तमाम क्वेश्चन में ऐसा ही चलेगा आपका, ठीक है। सम ऑफ रेशियो से लेके जो आगे वाला हिस्सा बता रही हूँ तमाम में सेम होना है आपका, सिर्फ ऊपर आपकी डिफरेंट रेशियोज निकलेंगी। बाकियों में तमाम आपकी जो सिंपलेस्ट रेशियो निकल आई है उन तमाम को आपने प्लस करना है और टोटल प्रॉफिट या लॉस देख लेना है आपने। अब आमना शेयर निकाल लें, इसको आप कटिंग कर लें तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3,600 आमना का शेयर निकल आएगा। सिमिलरली आप मरियम का शेयर निकाल लो। 4/7 अगेन वही 4 बाय टोटल इंटू 8,400। इसी कटिंग कर लें, आपके पास आ जाएगा 4,800। भाई मरियम जमशेद ज्यादा पैसे लेगी हमारे पास से समझ आ गई है? पार्टनरशिप के क्वेश्चन में आपने जितने पार्टनर्स हैं उनकी रेशो लेनी है, उनकी अमाउंट लेनी है, उनका आपने टाइम फ्रेम देखना है। अगर टाइम फ्रेम सेम है तो बेशक आप टाइम फ्रेम से मल्टीप्लाई मत करें, कोई मसला नहीं है, कर भी लें तो भी मसला नहीं है। उसके बाद उनको आप सिंपलेस्ट रेशो में उसके बाद आप सिंपलेस्ट रेशो में उसको आप वो कर लें, कटिंग कर लें, सम ऑफ रेशो लें, प्रॉफिट है लॉस है जो भी है, जिसका शेयर पूछा है उसको शेयर निकालें 1 बाय 1, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं Akram and Asghar started a business with rupees 9,000 11,000 respectively. Akram withdraw rupees 1,000 after 6 months. अकरम ने 1,000 रुपया निकाल लिया 6 महीने बाद। After 2 months of his withdrawal, उसके 2 महीने के बाद, कितने महीने हो गए? उसके 2 महीनों के बाद। हाँ कर सकते हैं।
ये तो मैंने पहले कह दिया, देखो 12 से मल्टीप्लाई करना लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां टाइम फ्रेम सेम है ना आपका, तो आप सिंपल 30,000 अपॉन 40,000 लिख लो। अब ऐसे इस क्वेश्चन में बताने लगी तो यहाँ टाइम फ्रेम डिफरेंट है, तो मुझे यहाँ टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। वहां उसने सिंपल 1 ईयर कहा था ना, तो 1 ईयर ही रहने देंगे वहां पर हम लोग, वहां बेशक मत लिखो। अब यहाँ देखो, उसने कहा अकरम है और असगर है। अकरम ने शुरू में दिए 9,000 और असगर ने दिए 11,000। अगेन देखें, 9,000 उसने कितना अर्सा दिए? अकरम विड्रॉ ₹1,000 आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीनों के बाद। पहले 6 महीने उसने कितने दिए? 9,000 दिए। मैं इसको एक मिनट थोड़ा डिस्टेंस से लिख लूं तो बेहतर होगा मुझे, ऐसे। ओके, 9,000 पहले 6 महीने उसने कितना दिया? 9,000। अगले 6 महीने उसने कहा, उसने 1,000 रुपया निकाल लिया। किसमें से निकाल लिया? 9,000 में से निकाल लिया ना, जो उसने इनिशियली इन्वेस्ट किया था। जब वो 1,000 निकाल लेगा तो कितना हजार बच जाएगा? 8,000। मतलब बाकी 6 महीने उसने कितना दिया? 8,000 दिया। आगे समझ? अब अगली बात असगर को देखते हैं। असगर का उसने कहा, उसने दिए 11,000 आफ्टर 2 मंथ ऑफ हिज विड्रॉल। किसके आफ्टर 2 मंथ? अकरम के 2 महीनों के बाद ना। देखो अकरम 6 महीने बाद निकाले पैसे, 6 महीने 2 महीने ऊपर कर लो, कितने महीने बन जाएंगे? 8 महीने। मतलब 8 महीनों के बाद, 8 महीनों के बाद असगर ने इन्वेस्ट किया 1,000 मोर। इसका मतलब है असगर ने 11,000 पहले कितने महीने डाले? 8 महीने डाले, और उसने फिर 1 रुपी मोर इन्वेस्ट किया। 1 रुपी 1,000 मोर इन्वेस्ट कर लो तो कितना बन जाएगा आपका? 11,000 में 1,000 कर लो, कितना आ जाएगा? 12,000। 12,000 कितने महीनों के लिए होगा? कोई बताएगा मुझे? 12 कितने महीनों के लिए दिया होगा? वेरी गुड, 4 महीनों के लिए टोटल। आपसे लिखा हुआ ना आफ्टर एन ईयर, 1 साल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है उसने यहाँ पे कितना दिया? 4 मंथ्स के लिए 12,000 दिया। ये समझ आ गई टाइम फ्रेम मैंने कैसे बनाया है, कि वो आपको ऐसा टाइम फ्रेम दे सकता है। जब ऐसा टाइम फ्रेम हो तो आपने उसको टुकड़ों में लिखना है कि किसने कितने महीने कितना दिया, पैसे निकले हैं या ज्यादा गए हैं या नहीं निकले। महीनों का फर्क है, तो आप उसके महीनों के फर्क के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर अमाउंट के साथ। क्लियर? यहां तक क्लियर होगी बात बच्चे? आगे? ओके गुड। आगे इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, और वही काम जो मैंने पहले बताया हुआ है आपको, इनको मल्टी 54,000 बनते हैं, 48,000, 88,000, 48,000 प्लस कर लें 102,000 बन जाएगा ये, और ये आ जाएगा 136,000। सिंप्लीफाई कर लें, 30 से कट गए, 102 और 136 की सिंपलेस्ट रेशो निकाल लें, 2 के टेबल पे चला जाएगा और ये आ जाएगा 68। अगेन 3 के टेबल पे जाएगा, 3 और 4। अगेन वही स्टेप, अगेन रेशो आ गई, क्या करेंगे? सम ऑफ रेशो निकालोगे आप लोग। 3 + 4 कितना आ गया? 7। दोनों का शेयर पूछा है उसने, टोटल कितना दिया है प्रॉफिट उसने आपको? 14,000। टोटल प्रॉफिट साइड पे लिख लो आप।
14,000। अकरम का शेयर निकालो, क्या बनेगा 3/7 इंटू 14,000। सॉल्व कर लो। सिमिलरली आप असगर का शेयर निकालोगे तो आपके पास दोनों का अलग अलग शेयर आ जाएगा। समझ आ गए पार्टनरशिप के क्वेश्चन? समझ आ गए बच्चों? ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर हो गए? पार्टनरशिप में क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करने हैं? ओके गुड। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये इसने 2017 का क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं कोशिश यही कर रही हूँ साथ साथ कि जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पास पेपर्स में, सीएसएस में या आगे वन पेपर में, मैं मोस्टली वही क्वेश्चंस दूं। और मैं कोशिश भी आपको साथ यही करती हूँ कि जब मैं आपको असाइनमेंट दूं ना तो मैं आपको वो क्वेश्चंस दूं कि ताकि साथ साथ आगे पास पेपर से क्वेश्चन भी होते जाएं, चाहे आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हो चाहे आप सीएसएस की कर रहे हो, ताकि आपका स्कोप ब्रॉडन होता जाए। अब देखें ये सीएसएस 2017 में क्वेश्चन आया था। उसने कहा डिवाइड ₹500 between Arham, Maryam and Sare so that Arham gets 2/3 of what Maryam gets and Maryam gets 1/3 of what Sarim get. Find the share of each. अब देखो तीन बंदे हैं, अरहम है, मरियम है और सारिम है। उसने कहा अरहम ले रहा है 2/3 ऑफ मरियम और मरियम ले रही है 1/4 ऑफ सारिम। इसका मतलब है कि आपको पहले सारिम लेट करना पड़ेगा क्योंकि डिपेंड मरियम उस पर कर रही है ना। आप लेट कर लो सारिम। लेट सारिम कितना हो गया x। अब मरियम का शेयर क्या होगा? मरियम तुम्हें तो वो शेयर लेती हो ना। अब मरियम का शेयर क्या होगा? 1/4 ऑफ सारिम। अब सारिम का हमने क्या लेट किया हुआ है? x। 1/4 ऑफ x आ जाएगा। आगे कह रहे हैं अरहम क्या ले रही है? एक सेकेंड, ये बाजुकात पेन जो है ना वो लिखना बंद हो जाता है। ओके आगे उसने बात की, किसकी बात की? अरहम की बात की। अरहम कितना ले रहे हैं? अरहम ले रहे हैं 2/3 ऑफ मरियम। अब देखिए मरियम का कितना था? 1/4x कितना बन जाएगा? x/6 कितना आ जाएगा? अरहम का आ जाएगा। अब उसने क्या कहा कि ये तीनों कितने में डिवाइड हुए हैं? 500 डिवाइड हुए, इन तीनों में डिवाइड हुआ। इसका मतलब है इन तीनों का क्या बनेगा? x सारिम का, x/4 मरियम का और अरहम का कितना हो जाएगा? x/6। टोटल कितना है? 500। इसको आप सॉल्व कर, एलसीएम ले लो 12 का। 12x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 500। इसको सॉल्व कर लें आप। 17x इज इक्वल टू 6000। x की वैल्यू निकाल लें आप यहां से, तो आपके पास पॉइंट में वैल्यू आती है लेकिन आप इसको राउंड ऑफ करके भी ले सकते हो 352। अब उसने आप सारे का शेयर पूछा ना। अब x किसकी वैल्यू थी? सारिम की। सारिम कितना था? 352। आप मरियम का भी निकाल लो और अरहम का भी निकाल लो। इसका था x/4 और इसका था x/6। वैल्यू पुट कर दें x की और डिवाइड कर दें तो आपके पास तीनों का अलग अलग शेयर निकल आएगा। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो आप सिर्फ उसी का शेयर निकालना जिसका वो पूछ रहा है आपसे। तीनों का भी शेयर निकालने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर यहां तक?
Any question? बाकी को भी क्लियर है? क्योंकि मैंने इसी जैसे सेम एक और टॉपिक की तरफ मूव करना है, इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस की तरफ। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। क्या रिपीट करूं अदीला? मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको ये बताया कि उसने कहा कि 500 जो रुपीस हैं, 500 रुपीस वो डिवाइड हो रहे हैं अरहम, मरियम और सारिम में। उसने आपको कह दिया कि अरहम को 2/3 मिल रहा है मरियम का, और मरियम को मिला है 1/4 सारिम का। हमें सारिम का नहीं पता, तो मैंने सारिम का सेलेक्ट कर लिया एक्स, क्योंकि सारिम हो रहा था। सारिम का एक्स सेलेक्ट किया, मरियम 1/4 ऑफ सारिम था, 1/4 एक्स हो जाएगा, और अरहम का 2/3 ऑफ मरियम आ जाएगा। वैल्यू पुट की, उसने कहा इन चारों का शेयर मिला के कितना आया था, 500। वैल्यू पुट की हमने, इसका मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब एक्स आपके पास एक्चुअली सारिम का निकल रहा था, ठीक है। हम वहां से मरियम और अरहम की भी वैल्यू निकाल देंगे, जो x/4 x/6 के अंदर वैल्यू पुट करके। मैंने फिर ये कहा आपको कि अगर वन पेपर क्वेश्चन आता है और वो डायरेक्ट किसी एक चीज का पूछता है, बिल्कुल मरियम पूछता है, तो आप डायरेक्ट सब मरियम का निकाल दो, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्डेड लेक्चर है, हाँ जी। क्लियर? अदीला क्लियर हो गया बच्चे? ओके, मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारे पास इनहेरिटेंस का। सिंपल टॉपिक है भाई। हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही आज, तो यहाँ बल्कि बहुत गर्मी थी। ओ अच्छा, कराची का तो अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह ताला हिफ्ज़ ईमान में रखे आप लोगों को। अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाओ, अल्लाह ताला उसके बाद यही करे कि अच्छा मानसून है पूरे पाकिस्तान में, यही हाल है। या तो हद से नहीं भाई, यहाँ लाहौर में ऐसा कुछ मौसम नहीं है आज, यहाँ लाहौर में बहुत शदीद गर्मी है। हो भी जाए तो उसके बाद हब्सी हो जाती है वैसे लाहौर में भी। चले, फ्रेश है ना? थक तो नहीं गए? पानी शानी पीना तो पी लो। अगला टॉपिक छोड़ा है, टॉपिक इनहेरिटेंस का, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आई वांट कि मैं आज ही करवा दूं आप लोगों को। ज्यादा मैथ पढ़ के थक तो नहीं गए हो बच्चों? वो अच्छा किया है मरियम, मुझे भी आई नीड टू गेट वाटर। चलें जी, ओके, आ जाओ जवानों, इनहेरिटेंस का क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। काशिफ बच्चे, मैंने आपको पहले बताया एमपीटी में आप बेफिक्र रहे, एमपीटी में तो वो आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस देगा। लेकिन अब देखो ना, मैंने अब आपको जैसे प्रोपोर्शन करवाया, अगर स्ट्रेटजी चेक करो ना, प्रोपोर्शन से मैंने लीस्ट से शुरू हुई, बेसिस से शुरू हुई,
करते कराते कराते मैं आपको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर गई, वन बाय वन। आई जस्ट वांट कि आप, अगर आप इतने बच्चे वो परफेक्ट हो जाओ ना आप लोग, क्योंकि आपको बेसिक से क्वेश्चन आए या आपको कॉम्प्लेक्स से आए, यू आर एबल टू डू दैट। आप वहां पे पैनिक मत हो जाओ, ओहो ये क्या आ गया, ये तो हमने किया ही नहीं था, चाहे वो बहुत बेसिक का है चाहे वो एडवांस का है। अब आप लोगों के लेक्चर्स बनाते हुए यकीन करें आप लोग ज्यादा मेरी मेहनत क्यों होती है कि आई जस्ट वांट कि मैं छोटे से कॉन्सेप्ट से लेकर आपको हाई लेवल तक वाले पे लेकर जाऊं। सीएसएस के पास पेपर से क्वेश्चन देख रही होती हूँ कि बाजुकात कैसे आए हैं, किस तरीके से आए हैं, एबिलिटी का कैसा आया हुआ है वन पेपर में, ताकि आप चाहे वन पेपर में बैठे हुए हैं या आप सीएसएस में के एमपीटी में बैठे हुए हैं या आप उसके एबिलिटी के सब्जेक्टिव पोर्शन में बैठे हुए हैं, आपको इन लेक्चर्स के बाद, इस सेशन के बाद कम से कम आपको मैथ की टेंशन मत रहे कोई भी वन पेपर देते हुए कि भाई हमें ये कॉन्सेप्ट तो हमें आता नहीं या ये कॉन्सेप्ट का बेसिक ही नहीं हमें पता। मल्टीपल असाइनमेंट ऐसे तो नहीं मैं देती ना आप लोगों को, इतने क्वेश्चन आप लोगों को रेगुलर डालकर, उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि नहीं होती, सच बताओ। 2 असाइनमेंट्स की हैं आप लोगों ने, बताओ उसमें मुझे क्या, मैं आप लोगों को इजी क्वेश्चन देती हूँ असाइनमेंट्स में, वहां भी मिक्स होते हैं आपके पास। जी श्योर। हाँ तो मरियम, यही तो मैं चाह रही हूँ ना, देखिए कुछ कुछ में सोचना पड़ता है बच्चे, मैथ एक एडवांस चीज है, ये एक ओपन एंडेड सब्जेक्ट है, इसका कोई क्लोज एंड तो है ही नहीं ना। तो उसमें अब देखिए जब मैं बेसिक से लेके आपको मुश्किल की तरफ लेके जा रही हूँ, उसके बाद आपको मल्टीपल साइड से मल्टीपल जगहों से मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आई जस्ट वांट उसमें आप खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। आपको मैंने क्या कहा शुरू में, शुरू के कुछ लेक्चर्स में आपको असाइनमेंट करते हुए आप कहेंगे ये क्या बकवास क्वेश्चन मैडम ने दे दिया है, ये कैसे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे क्या होगा, आप अपने जहन पे जोर डालना शुरू करोगे, बार बार क्या करो, क्वेश्चन को डाइसेक्ट करो, सोचो कि टॉपिक हमने ये पढ़ा था, उस टॉपिक में ये ऐसा हुआ तो यहाँ पे ऐसा क्या करूं मैं। अब देखो टॉपिक पर टॉपिक आपको असाइनमेंट्स आ रही है ना, टॉपिक पर टॉपिक उसको करना आप लोगों के लिए एज कंपेरेटिव आसान है, उसको सोचना थोड़ा आसान है, थोड़ा आप लोगों का दिमाग इस तरह खुलेगा। एक दफा नहीं हुआ ओके छोड़ दिया करो, एक क्वेश्चन नहीं हुआ उस पर नाराज होना, उसको छोड़ दो, नेक्स्ट पे मूव करो। एक दिन का गैप मैंने इसीलिए तो क्लास में डाला हुआ है ताकि आप लोगों को टाइम मिल जाए असाइनमेंट को करने का, उसको समझने का। कॉन्ट्रेरी प्रोपोर्शन नहीं कहा था, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहा था। जो हमने कॉन्टिन्यूड रेशियोज और प्रोपोर्शंस किए थे उनमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही डिमांडेड है। जी बेसिक, आप बेसिक यही है हमारे पास। ओके चलो आ जाओ बच्चों, इनहेरिटेंस करते हैं। अच्छा, इनहेरिटेंस के क्वेश्चन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप माइंड में रख लें। वो क्या, देखो इनहेरिटेंस क्या होती है, वसीयत, जब आपको विरासत आपको मिलती है किसी भी से, तो आपको क्या क्या किस तरीके से हिस्से मिलते हैं। सबसे पहले ये याद रखो, जब भी कोई बंदा, जिस बंदे की डेथ हुई है, सबसे पहले आप उसका कर्जा उतारते हैं और उसके दफनाने का खर्चा निकालते हैं सबसे पहले,
ठीक, अगर उसका कोई कर्जा और कोई उसका एक्सपेंस नहीं है, उसके बाद आप बाकी चीजों पे आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कर्जा उसका उतारना है और आपने बुरियल एक्सपेंस उतारना है। उसके बाद एक सेकेंड, ये ओके ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कर्जा और बुरे एक्सपेंस उतरने के बाद जो अमाउंट बच जाएगी वो आपकी विडो में जाएगा। मतलब अगर तो जो है घर का सरबराह मर्द है वो अगर फोत हुआ है तो उसका हमने कर्जा उसके बुरे एक्सपेंस उतारने के बाद उसकी जो अमाउंट बच गई वो किसमें जाएगी, विडो में जाएगी, जो उसकी बेवा होगी। बेवा को 1/8 शेयर मिलेगा अगर उसके बच्चे हैं तो, और अगर उसके बच्चे नहीं है तो उसको कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। ओके, उसके बाद सन को डबल हिस्सा मिलता है और डॉटर को सिंगल हिस्सा मिलता है। अगर ऐसा हो कि वाइफ की डेथ हो जाए और वाइफ के नाम कुछ प्रॉपर्टी हो तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो हस्बैंड है अगर तो बच्चे हैं तो हस्बैंड को 1/4 मिलेगा अगर बच्चे हैं तो, और अगर बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड को 1/2 मिलेगा। ठीक है, और अगर मरने वाले के पेरेंट्स मौजूद हैं, बीवी और बच्चों की बात नहीं कर रही, उसके पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, अगर मरने वाले के पेरेंट्स मौजूद है, फादर या मदर, उनको मिलता है 1/6। यहाँ समझ में आ गई है? ये बातें इंपॉर्टेंट को आपने माइंड में लाजमी रखनी है। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस हवाले से। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपके पास, अकरम लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ ₹780,000। टोटल वेल्थ कितनी है आपके पास जो वो छोड़ के गया, ₹780,000। उसने कहा हिज हेयर इज अ विडो, 3 sons and 4 daughters. Calculate share of each one if the funeral expenses ₹30,000 and loan of ₹50,000. सबसे पहले क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि क्या उसके मरने वाले के कोई कर्जा या फुनरल एक्सपेंस या बुरियल एक्सपेंस ने दिया हुआ है। अगर तो दिया हुआ है सबसे पहले तो आप उसको निकाल लो। लोन उसने दिया था 50,000 और उसके पास बुरियल एक्सपेंस उसने आपको दिए हैं 30,000। तो ये एक्सपेंस आपके पास 80,000। ठीक है, सबसे पहले आप इनको माइनस कर लें, रिमेनिंग वेल्थ कितनी आ जाएगी, 780 में से 80,000 माइनस कर दें, कितनी आ जाएगी, 7 लाख। ओके, अगेन क्वेश्चन की तरफ फिर दोबारा जाएं। अब उसके बचने वालों में वरासत में कौन कौन लोग हैं, विडो है, अगर तो विडो का हुआ तो विडो का हिस्सा निकाल लो। विडो का हिस्सा कितना निकलेगा, 1/8 ऑफ 7 लाख। 1/8 निकाल लें, ये निकल आएगा 8,7,500। ओके, अब विडो का निकालने के बाद विडो का माइनस कर दें, रिमेनिंग कितना था आपका, 7 लाख था ना। 7 लाख में से आपने 8,7,500 किसको दिए, विडो को, इसको माइनस कर लें, बकाया कितना बच जाएगा, 612,500। क्लियर, अगेन रिपीटिंग, वेल्थ में पहले आपने लॉ निकालना है, डेप्थ माइनस कर देना है, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई है वो आपने किसमें लेके जानी है, वो आपने माइनस कर देनी है, और फिर देखना है अगर तो विडो है पहले विडो का हिस्सा निकालो,
1/8 होता है अगर उसके बच्चे हैं तो, और अगर बच्चे नहीं है तो आप कितना निकालोगे? 1/4। ओके, उसके बाद आपने उसका रिमेनिंग अमाउंट दोबारा निकाल लो, विडो का माइनस कर दी। अब जो ये अमाउंट बच गई है ना, ये वाली अमाउंट, ये सन्स और डॉटर में डिवाइड हो जाएगी। सन्स है, सन्स और डॉटर। सन उसने कितने कहे हुए हैं आपको? 3 बेटे कहे हैं और 4 बेटियां कही हैं। मैं यहाँ स्पेस बना दूं, एक सेकेंड। एक सेकेंड, चले, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, मैंने कहा चलो। ओके, 3 सन्स कहे हैं, उसे 4 बेटियां कही हैं। अब सन्स को कितने हिस्से मिलते हैं? 2 हिस्से मिलते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बेटी को कितना मिलता है? 1 हिस्सा मिलता है। 3 2 6 4, कटिंग कर लें, कितना आ जाएगा? 3:2। अगेन अब यहाँ से काम पुराना आपका, जो हमने पार्टनरशिप में तक किया था आपका, क्या? आप सम ऑफ रेशियो निकालो। 3 + 2 कितना हो गया? 5। अमाउंट कितनी है? 612,500। अब आपके पास कितने बेटों का निकलेगा? 3 बेटों का निकलेगा ना, पहले कलेक्टिव निकलेगा। शेयर ऑफ 3 सन, 3 बाय टोटल 5 इंटू रिमेनिंग अमाउंट 612,500। ये निकालें, कितना आ जाएगा आपके पास? इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 367,500। ओके, अब देखिए 3 बेटों का निकले हैं, ये वाला 3 बेटों का निकले हैं। अगर आपने ईच सन का निकालना है तो आप इस अमाउंट को फर्दर 3 से डिवाइड कर दोगे। अदीला वो इसलिए शरीयतन भी ऐसा ही होता है, मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। विरासत में बेटे 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलते हैं। इसलिए जितने बेटे थे मैंने उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बेटियों का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप कलेक्टिव निकाल के उसके बाद हम तो 1 बाय 1 निकाल लेंगे। क्लियर है? ओके, ये आ जाएगा। अब ईस्ट से निकल आए, देखो यहाँ कलेक्टिव 3 सन्स का निकला था, यहाँ क्या कर दिया? जो 3 सन्स का निकला है उसको शेयर ऑफ ईच सन 3 से डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है, डिवाइड करके आपके पास हर बेटे का कितना निकल गया? 12,000, 1,22,500, ये आपका निकल आएगा। अब आपने डॉटर का निकाल लें, कितनी डॉटर्स थी उसकी? 4 डॉटर्स थी, शेयर ऑफ 4 डॉटर्स। अगेन वही रेशियो क्या है? 2/5 इंटू 612,500। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा 245,000। अब 4 बेटी है ना, अगर आपने ईच बेटी का निकालना है तो आप 4 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास हर बेटी का हिस्सा निकल आएगा। क्लियर? इनहेरिटेंस से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आसान है आपके। सिर्फ आपको ये याद रहे कि आपने सबसे पहले बुरियल एक्सपेंस निकालना है, उसका डेप्थ निकालना है, उसको माइनस कर देना है, फिर विडो का निकालना है, फिर माइनस कर देना है। आखिर में जो अमाउंट बच जाएगी ना, वो बेटों और बेटियों में डिवाइड होती है, और बेटों को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, उसने कहा वाइफ ऑफ शाहरुख डाइड लिविंग बिहाइंड 2 डॉटर्स एंड सन। अब वाइफ की डेथ हो रही है, Ahmed and her mother got an inheritance of rupees 180,000.
शेयर ऑफ हर सन एंड ईच डॉटर। देखिए अब टोटल वेल्थ किसकी है? वाइफ की है। शुरू में बताया मैंने आपको, जब आप अगर आपके हस्बैंड, अगर वाइफ की डेथ होती है, यहाँ ऊपर मैंने यहाँ बात की थी आप शुरू में, अगर वाइफ की डेथ होती है, हस्बैंड लेगा 1/4 अगर उसके बच्चे हैं तो, और अगर बच्चे नहीं है तो वो 1/2 लेगा, ये याद रखना। अच्छा अब यहाँ उसके बच्चे हैं, जी हैं, उसके बच्चे हैं, तो बच्चों में कितना आ जाएगा? हस्बैंड शेयर कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ 180,000। ठीक है, आगे साथ उसकी कौन है? मदर भी है, मदर का भी शेयर निकालो। मदर का शेयर कितना होगा मैंने ऊपर बताया आपको, अगर मरने वाले के माँ बाप है तो उनका कितना शेयर होगा, किसी को याद है? जी गुड, 1/6। इसको सॉल्व कर लें आप दोनों को, ये 45,000 आ जाएगा, ये 30,000 आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास जो रिमेनिंग वेल्थ बच गई है, रिमेनिंग निकाल, रिमेनिंग वेल्थ किससे? 180 से टोटल, उसमें आपने इन दोनों को निकाल देना है, हस्बैंड और मदर का शेयर, वो प्लस करके आप निकाल दो साइड पे। मैं अलग से प्लस नहीं किया, मैं यहीं पे डायरेक्ट स्टेप ही प्लस कर रही हूँ। जब भी आपने, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा होगा, जो भी, ये कितना बन जाएगा आपके पास? 75,000। हाँ जी 75,000, इसको माइनस कर दें, 105,000। ओके, अब ये जो अमाउंट बच गई है ना, अब ये आपकी किस में जाएगी? हमारी बच्चों में जाएगी। अब कितने सन और डॉटर्स ने कहा हुआ था? 2 बेटियां थी और 1 बेटा था, 2 बेटियां और 1 बेटा। अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको किसे कर देंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे वही प्रोसेस है जो ऊपर बताया है मैंने। इसकी सिंपल रेशियो निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो करेंगे, जो रिमेनिंग वेल्थ ये बच गई है उससे हम लोग शेयर ऑफ सन और शेयर ऑफ डॉटर निकालेंगे। क्लियर? आगे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको आपकी असाइनमेंट में दूंगी, ये सीएसए 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है इनहेरिटेंस वाला। ठीक है, अगेन ध्यान करें, अमाउंट उसने आपको दी हुई है, उसने कहा डेप्थ पे करना है, और उसने कहा जो बाकी अमाउंट है वो 1 सन और 1 बेटे में चली गई है। आगे उसने कहा सन को डबल मिलेगा और डॉटर की निस्बत, ये लिखे लिखे बात एक ही है आपकी। ठीक है, अगेन क्विक रिकैप, इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। आपने क्या करना है, अगर डेप्थ है या फ्यूनरल एक्सपेंसेस है, पहले आपने उसको माइनस कर देना है। विडो है तो विडो का शेयर निकाल के माइनस कर दोगे, मदर या फादर उसका है तो उसका भी आप निकाल के माइनस कर दोगे। एंड पे जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी ना, वो आपके बेटे और बेटियों में जाएगी। बेटे को 2 हिस्से मिलेगा और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन आज के लेक्चर के हवाले से? ऑल सेट? ओके, इंशाल्लाह मैं कल सुबह तक आप लोगों को असाइनमेंट फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, मीनवाइल मैं बार बार कह रही, मैंने चैट जो है वो वहां पे एडमिन की सिर्फ नहीं रखी हुई, कोई क्यूरी हो आप लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग क्वेश्चंस, रिगार्डिंग असाइनमेंट्स।
ताकि इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू आप लोग अच्छी तरीके से एबिलिटी के सेशन को ना अच्छी तरीके से गो थ्रू कर दो सारे। इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूंगी कि मैं कल सुबह ही ना आपको असाइनमेंट वो कर दूं, ग्रुप में भेज दूं। इजाजत फिर। हाँ, मैं भेज मड़ी मैं साथ ही बना दूंगी, मैं इस दफा आंसर की मैं साथ ही बना दूंगी। और कोई हुक्म और कोई गुजारिश? मैं ताबेदार। खुश मैच करें, दिमाग खाली करें अपना, जितना दिमाग खाली होगा उतना आप लोगों का दिमाग तेज होता जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह परसों क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ यू गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह